नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड माय डियर फ्रेंड्स। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है, यू आर नॉट योर स्ट्रगल्स, यू आर द सर्वाइवर हु कीप्स मूविंग फॉरवर्ड इन स्पाइट ऑफ देम। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे जो भी फेलियर्स रहे हैं, हमारे जो भी हमारी जो भी लिमिटेशंस रही हैं, हमारे जो भी स्ट्रगल्स रहे हैं, वो हम नहीं हैं। हम तो वो हैं जो इन सारे इश्यूज के, इन स्ट्रगल्स के, इन फेलियर्स के, इन सेटबैक्स के होने के बावजूद भी हम आगे बढ़ते रहे हैं। ये हम हैं। हमारे फेलियर्स जो हैं वो हम नहीं हैं, हम आगे बढ़ने वालों में से हैं। तो हमें अपने आप को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। 21 सितंबर 2023 के एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे टेबल पर हैं 4 इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो सीरीज़ है, इट्स अ डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स फॉर यू। और करंट अफेयर्स में अच्छी ग्रिप चाहिए तो रिमेंबर, कंसिस्टेंसी ब्रीड्स मास्टरी। आपको एवरी सिंगल डे विदाउट फेल इस सीरीज़ को, इस वीडियो को देखना है। दूसरी चीज़, ये वीडियो को देखने के लिए, ये सीरीज़ को देखने के लिए किसी भी प्रकार की एक्सपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये वीडियो जो है वो आप सब के लिए है, राइट। अब दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लेजिस्लेटिंग चेंज के बारे में। इससे पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी, तो आई एम श्योर इट्स नॉट ए वेरी न्यू थिंग फॉर यू, राइट। जिन्होंने कल का लेक्चर देखा है तो उनको पता है कि ये बिल जो है उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। मैंने आपको कहा था कि इस चीज़ को याद रखिएगा, 128th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, राइट। ये इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो MCQ में पूछे जाते हैं कि महिलाओं के रिजर्वेशन को लेकर जो पार्लियामेंट ने बिल पास किया उसका नंबर क्या था, राइट। आपको ऐसे ऑप्शंस दिए जाएंगे, 125th, 128th, 129th या फिर 127th। तो उस समय पर किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही, जो कहते हैं ना कि लो हैंगिंग फ्रूट्स, ईजी मार्क्स वाले प्रश्न MCQ में आपको पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसका नाम है, हिंदी में नाम जो है वो ये है। अब ये जो महिलाओं का रिजर्वेशन वाला जो बिल है, इसने एक पॉलिटिकल सीलिंग जो हुआ करती थी, एक अपर लिमिट जो हुआ करती थी, राइट। एक ऐसी चीज़ थी जिसको हम तोड़ नहीं पाते थे। अब इसको तोड़ने का काम जो है वो इस चीज़ ने किया है, इस नए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने किया है। और अभी देखिए सिचुएशन, कितनी इनइक्वालिटी हमारे देश में क्लियरली नज़र आती है कि लोकसभा में हमारी जो टोटल MPs जो हैं उसमें से सिर्फ 15% MPs जो हैं वो महिलाएं हैं। ये नया जो रिजर्वेशन है उससे ये होगा कि लोकसभा में और असेंबली में 1/3 यानी कि 33% रिजर्वेशन जो है वो महिलाओं को मिलेगा। और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये है कि इसमें एक सनसेट क्लोज है। जब से ये इम्प्लीमेंटेशन में आएगा तब से लेकर 15 सालों के लिए ये रिजर्वेशन जो है वो दिया जाएगा, लेकिन इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। कीप दिस थिंग इन माइंड। रही बात इम्प्लीमेंटेशन की, तो इसमें थोड़ा एक इश्यू है। इम्प्लीमेंटेशन के बारे में ये कहा है कि जब डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज खत्म हो जाए और सेंसस जो हैं वो खत्म हो जाए, उसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। नाउ द बिग क्वेश्चन इज के कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसकी बाउंड्री के साथ रिजर्वेशन का क्या लेना देना है। तो मुझे तो यही लगता है और मेरा यही मानना है कि आज से ही इसको इम्प्लीमेंट जो है वो करना स्टार्ट कर देना चाहिए। यानी कि जब से नेक्स्ट इलेक्शन जिस किसी राज्य में होगा तो वहाँ से इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टार्ट किया जा सकता है। तो अभी जो ये डीलिमिटेशन और सेंसस वाली जो लिमिट रखी है ना, इसका मतलब ये है कि ये 33% रिजर्वेशन जो है वो 2024 तक इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आएगा। इसके साथ जो SC और ST की जो सीट्स हैं उनको रिजर्व रखा है, राइट। और महिलाओं के लिए 1/3 सीट रखी है। ओपोजिशन जो है उनका कहना यह है कि OBC विमेन कोटा जो हैं उनको भी ऐड करने की ज़रूरत है, लेकिन अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है, राइट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ग्रास रूट लेवल पर अगर आप देखेंगे, राइट, लोकल बॉडीज़ में बहुत सारी जगहों में ऐसा है कि 50% से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन जो है वो महिलाओं का है। जनरली हमें यह लगता है कि ग्रास रूट लेवल पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कम होगा, नेशनल लेवल पर ज़्यादा होगा, क्योंकि नेशनल लेवल पर मीन्स चीज़ें जो हैं वो अलग लेवल की होती हैं। वेल एजुकेटेड महिलाएं जो हैं तो उनको चांस मिलता है, लेकिन ऐसा है एक हद तक। कल भी हमने देखा था ना कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर एक समय पर और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं, 2 महिलाएं जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पर थी। और आज भी फाइनेंस मिनिस्टर देखें तो निर्मला सीतारमण जी हैं। तो
मीन्स बहुत सारे ऐसे अच्छे एग्जांपल्स भी हैं नेशनल लेवल पर, लेकिन जनरली हमें ये लगता है, राइट, हमारी ये एक मान्यता होती है कि ग्रास रूट लेवल पर, गांव लेवल पर महिलाएं नहीं, पुरुष ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होंगे, सेंट्रल लेवल पर कम होगा। लेकिन चीज़ें जो है, रियलिटी ये है कि लोकल बॉडीज़ में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो नेशनल लेवल को, स्टेट लेवल को, ग्रास रूट लेवल से बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने की ज़रूरत है। और कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें जब इंप्रूव होगी महिला की, तो ऑटोमेटिकली पूरे समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो हमें देखने को मिलेगा। इंडिया शुड एंश्योर बेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन, देयर वॉइसेस आर क्रूशियल फॉर ग्रोथ एंड चेंज। ऑफ कोर्स, राइट, महिलाओं का जितना सशक्तिकरण होगा उतना, लेट्स से विमेन एम्पावरमेंट जितना होगा उतना फैमिली एम्पावरमेंट होगा। फैमिली एम्पावरमेंट होगा तो सोसाइटी एम्पावर्ड होगी, सोसाइटी एम्पावर होगी तो इसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो हमें डेवलपमेंट पर और ग्रोथ पर देखने को मिलेगी। इसकी इम्पैक्ट जो है वो हमें इकोनॉमी पर देखने को मिलेगी, और इकोनॉमी की इम्पैक्ट जब आएगी तो फिर अगेन हम ज़्यादा सशक्तिकरण जो है वो कर पाएंगे। तो इससे एक वर्चुअस साइकिल जो है उसकी शुरुआत जो है वो यहाँ से हो सकती है। ठीक है, सो आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लेजिस्लेटिंग चेंज, या फिर ये जो महिलाओं का रिजर्वेशन है 33% वाला, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पर से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, प्रीलिम्स में भी होंगे प्रश्न, और इंटरव्यू में भी होंगे। तो इसकी तैयारी अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। द रीज़न इज़ कि ये हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, 50% पॉपुलेशन को प्रभावित करने वाला ये एक बिल है। तो इसमें समझ जाइए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट, सो दिस वन इज़ डन। अब बात करते हैं कीप काम के बारे में। ये वाला आर्टिकल देखते हैं, राइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये भी। Enormity of climate change is no excuse to resort to risky mitigation strategies. देखिए, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी बात है। क्लाइमेट चेंज जो है वो हम सबको, वैसे हम सबको, आई मीन टू से पूरी इकोसिस्टम जो है इसको प्रभावित करने वाली एक चीज़ है। और क्लाइमेट चेंज की शुरुआत किसने की? एनिमल्स ने की, राइट। वाइल्ड एनिमल्स ने नहीं, सोशल एनिमल्स ने की, यानी कि हमने इसकी शुरुआत की है। हमने रिसोर्सेज के पीछे इतनी भागदौड़ की और इतना एक्सप्लॉइट किया है इस पृथ्वी को कि मीन्स इस पर क्या बात करूं मैं, हम सब जानते हैं इसके बारे में, राइट। ये वाला आर्टिकल जो है कीप काम, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पर बात करता है, बहुत ही एक अच्छी बात करता है ये आर्टिकल। तो चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, अगर हमारे देश का ही एग्जाम्पल अगर हम ले तो अगस्त महीने को देखिए आप, बहुत सारी जगहें जो हैं वो बहुत ही ड्राई हो गई और बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। अब ये सारी चीज़ों के पीछे बताया जाता है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो मेन कल्प्रिट हैं। ठीक है, अब क्लाइमेट चेंज को हम सब रोकना चाहते हैं, राइट, हम सब अपनी पृथ्वी जो है उसको बचाना चाहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हड़बड़ी के अंदर कुछ ऐसी बातें या फिर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने की बात की जा रही है जिनको करना अपने आप में बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। उसमें बहुत सारे रिस्क जुड़े हुए हैं। उसमें से एक चीज़ है जिसको कहते हैं SRM, यानी कि सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। एक बहुत ही रिस्की सॉल्यूशन है। पता है क्या है? सन से, सूरज से जो रेडिएशन मिलता है ना हमारी पृथ्वी को, तो उसमें छेड़खानी करने की बात है, उसको कम करने की बात है। और इससे क्या होगा कि हमारी पृथ्वी जो है उसको और थोड़ा ठंडा रखा जाएगा। इसको थोड़ी जो इसकी स्पीड है, गर्मी जो बढ़ रही है, इसको रोकने की एक नई कोशिश जो है सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट के माध्यम से करने की बातें हमें सुनाई दे रही हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस जो है, इस पर इंटरफेरेंस करने की बात है और इसके ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसकी इम्पैक्ट इतनी ख़राब हो सकती हैं जिसका हम कैलकुलेशन कर भी नहीं सकते। SRM का सबसे बड़ा रिस्क जो है वो ये है कि ये नेचुरल मैकेनिज्म के साथ एक छेड़खानी करने की बात है। दूसरी चीज़, बहुत सारे ग्लोबल इफेक्ट इससे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोकल लेवल पर, लेट्स से कि चाइना ने अगर ये चीज़ स्टार्ट की, राइट, तो हो सकता है कि चाइना जो है उसमें टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि साउथ अफ्रीका में टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाए। तो SRM एक्सपेरिमेंट अगर कहीं पर किया जाएगा तो बारिश जो है वो पूरी शिफ्ट हो सकती है। बारिश अगर शिफ्ट होगी तो फिर एक छोटा सा एग्जांपल है कि लोकस्ट स्वॉर्म जो हैं वो किसी जगह पर बढ़ सकते हैं। जैसे कुछ समय पहले ऐसा हुआ था, कुछ सालों पहले, कि सऊदी अरेबिया के आसपास, सऊदी अरेबिया में जो मरुस्थल हैं, वहाँ पर जो डेजर्ट हैं,
अब डेजर्ट में थोड़ी, कभी आपने सुना है डेजर्ट पर में बहुत ज़्यादा बारिश हो? नहीं, डेजर्ट में बारिश नहीं होती है। लेकिन सऊदी अरेबिया के जो बहुत बड़ा डेजर्ट जो है उनका, जिनको क्या कहते हैं, रईजुल खाली उसका नाम है, राइट, एम्प्टी क्वार्टर्स भी इसको कहते हैं अंग्रेज़ी में। तो ये खाली यानी कि एम्प्टी क्वार्टर्स, राइट, एम्प्टी जो हमारे यहाँ पर खाली हिंदी में भी शब्द है, गुजराती में भी है, तो ये अरबिक का एक शब्द जो है वो काफ़ी मिलता जुलता है। वैसे बहुत सारे हैं, दुनिया, खाली, खलास, एक्सेट्रा। एनीवेज, तो सऊदी अरेबिया का जो डेजर्ट है वहाँ पर हुई बारिश बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज, और बारिश की वजह से ये लोकस्ट स्वॉर्म, लोकस्ट यानी कि जो टिड्डे होते हैं ना, इंसेक्ट, एक साथ करोड़ों एक साथ यहाँ पर मीन्स वो उनकी कम्युनिटी जो है वो बढ़ने लगी, और फिर ये पाकिस्तान से होते हुए हमारे देश में एंटर हुए, और जिन जिन जगहों पर ये इन्होंने एंटर किया या फिर उन्होंने लैंडिंग की, तो वहाँ पर जितने भी जो फसलें थी उन फसलों को बर्बाद कर दिया। याद आ रहा है ना आपको? पता होगा, इसके बारे में पढ़ा होगा कहीं, 2-3 साल पहले की बात है ये। कोविड के पहले 1-2 बार ऐसी चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिली थी, मीन्स नॉट 1-2 बार, कई बार ये चीज़ें देखने को मिली थी। तो रेन शिफ्ट जब होगा तो लोकस्ट स्वॉर्म होंगे और क्रॉप पर डैमेज होगा, इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ी इंपैक्ट क्रिएट हो सकती है। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, इसको करने से हमें बचना चाहिए, राइट। इसी के साथ जियो इंजीनियरिंग को लेकर कोई भी ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि अगर कोई देश जियो इंजीनियरिंग करता है, इस प्रकार की कोई छेड़खानी करता है, इसको लेकर कोई प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। और एसआरएम की इम्पैक्ट जो है इस पर इनसफिशिएंट रिसर्च है, हमारे पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है कि इसकी इम्पैक्ट जो है वो एक्चुअली क्या होगी। क्लाइमेट ओवरशूट कमीशन जो है इसने ये कहा है कि एसआरएम पर और ज़्यादा रिसर्च होनी चाहिए, राइट, और साइंटिफिक और गवर्नेंस के बीच में जो गैप्स हैं इनको कम करने की ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ मिटिगेशन मिक्स जो है, तो इसमें एसआरएम जैसी अनसर्टेन चीज़ें से हमें दूर रहना चाहिए। अब एसआरएम को प्रमोट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, राइट। ये हम 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है वो लगभग 1 दशक के अंदर, 10 सालों के अंदर यहाँ तक पहुँच जाएंगे, राइट। और उसके बाद टेम्परेचर का राइज जो है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। एंड हमने कई बार बात की ना कि 2 डिग्री सेल्सियस जो है ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, ये एक टिपिंग पॉइंट है कि ऐसा पॉइंट है कि इसको एक बार क्रॉस कर लिया उसके बाद चीज़ें कभी भी बैक टू नॉर्मल नहीं होगी। तो हाँ, हम सब चाहते हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रहे टेम्परेचर, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि इस हड़बड़ी में हम कोई ऐसे स्टेप्स उठा ले जिसकी वजह से फिर और ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हों, राइट। तो लेस रिस्की सॉल्यूशंस जो अभी हैं हमारे पास, उनको प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है, उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है, राइट, रादर दैन ऑप्टिंग फॉर दिस हाई रिस्क सॉल्यूशन, ठीक है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग अबाउट दिस वन। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दूसरे आर्टिकल के बारे में, और ये वाला आर्टिकल जो है ये ट्रेड के साथ जुड़ा हुआ है। नेविगेटिंग द इवॉल्विंग ट्रेड लैंडस्केप। यूरोप ने, यूएसए ने अपनी पॉलिसीज जो हैं उसमें कुछ बदलाव किया है। तो भारत को अब क्या करना चाहिए? भारत किस भविष्य की तरफ देख रहा है व्हेन इट कम्स टू ट्रेड, व्हेन इट कम्स टू बिजनेस? ग्लोबल लेवल की बात हो रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन फर्स्ट। यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी की तरफ अब फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। वो लोकल प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, जॉब क्रिएट करना चाहते हैं। पहले क्या था कि ये 2 क्षेत्रों में से बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओस जो है उसका काम बहुत सारे देशों में गया, राइट, कि जो चीज़ें लेट्स से कॉल सेंटर, अगर आप इंडिया में कॉल सेंटर लगा सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं तो डू दैट। अगर आप प्रोडक्शन इंडिया में कर सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं तो डू दैट। लेकिन अब ये चीज़ें जो हैं वो चेंज कर रहे हैं। वो अपने देश में इंडस्ट्रियल पॉलिसी को प्रमोट करें, अपने देश में प्रोडक्शन करना चाहते हैं, लोकल प्रोडक्शन करना चाहते हैं, लोकल जॉब्स जनरेट करना चाहते हैं। और बहुत बार ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि डब्ल्यूटीओ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। यूएसए ने कुछ ऐसी चीज़ें लगाई हैं, डब्ल्यूटीओ नॉन कंप्लायंट टैरिफ्स लगाए हैं, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए सब्सिडीज जो दी हैं वो भी डब्ल्यूटीओ के अलाइनमेंट में नहीं है। यूरोपियन यूनियन जो है वो क्लाइमेट कंसर्न को ध्यान में रखते हुए इंपोर्ट बैरियर्स लगा रहा है। अगेन ये डब्ल्यूटीओ के रूल्स के हिसाब से प्रॉपर नहीं है, लेकिन फिर भी इस प्रकार की चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट ये 2 क्षेत्र करने लगे हैं। और इसकी वजह से ये जो एक्सपर्ट्स हैं, एकेडमिक्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पजल्ड हैं और ये उलझन में है कि भाई ये 2 देश जो हैं वो क्या करना। ये 2 देश यानी कि ये 2 पार्टीज, यूएसए इज ए कंट्री ऑफ कोर्स एंड यूरोपियन यूनियन इज ए यूनियन ऑफ 27 कंट्रीज। लेकिन जब मैं 2 देश कहूँ तो
मीन्स जस्ट बिकॉज ऑफ स्पीड, राइट, डोंट टेक इट लिटरली। ये दोनों पार्टीज की हम बात कर रहे हैं, ईयू और यूएस के बारे में। तो इनकी ट्रेड पॉलिसी जो है उसमें भी अब प्रायोरिटीज चेंज हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया, पहले आउटसोर्सिंग ये चीज़ें करते थे प्रॉफिट के लिए, लेकिन अब आउटसोर्सिंग नहीं करना चाहते हैं। और ख़ास करके चाइना ने जिस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग में एक अपने आप की एक स्थिति बनाई है, एक लेवल पर चाइना पहुंचा है, और चाइना का जो डोमिनेंस है, और उसकी वजह से ये सारे देशों को उन पर आत्मनिर्भर होना पड़ा, नॉट आत्मनिर्भर, निर्भर होना पड़ा। अपनी आत्मनिर्भरता चली गई, चाइना पर आत्मनिर्भर हो गए। तो ये सारी चीज़ों से अब ये देश जो है, यूएसए और ईयू जैसे क्षेत्र जो है वो चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, पॉलिसीज़ को चेंज कर रहे हैं। इसी के साथ साथ चाइना टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे पहुंच चुका है, मिलिट्री में भी काफ़ी आगे आगे आ चुका है। तो इसकी वजह से यूएसए जो है वो चाइना को एक थ्रेट के तौर पर देखता है, एक भय के तौर पर देखता है। और इसी वजह से ट्रंप ने भी, मिस्टर ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना के प्रोडक्ट्स पर हाई इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई थी, इंपोर्ट टैक्स लगाया। और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस चीज़ को तो कंटिन्यू कर रहा है। इसके साथ साथ सुपर कंप्यूटर और एआई इंडस्ट्री में चाइना को टारगेट कर रहा है। और यूएसए की मदद से ही चाइना जो है वो इतना आगे आ पाया, राइट। यूएसए की कंपनीज ने काफ़ी सारी मदद की थी उस समय पर, उनका भी फ़ायदा था। लेकिन अब चीज़ें जो हैं दे आर चेंजिंग इट, राइट। सेम थिंग गोज़ विथ ईयू। ईयू जो है वो 5 नए रेगुलेशंस लेकर आया, रूल्स को लेकर आया। इसमें डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन है, इसमें कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड पर एक इम्पैक्ट आएगी और ईयू की वेल्थ पर एक इम्पैक्ट आएगी। ग्लोबल ट्रेड पर शायद नेगेटिव इम्पैक्ट आए, ईयू की वेल्थ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। यूरोपियन यूनियन ने अपने फार्मर्स को और इंडस्ट्रीज़ को बहुत बड़ी सब्सिडीज़ जो है वो देना स्टार्ट कर दिया है। तो अब दोस्तों, भारत जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ना चाहता है, तो भारत को क्या चीज़ें करनी चाहिए। आज हम ऐसे 8 सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये चीज़ें डिस्कस करें कि एप्पल जैसी कंपनी जो है उसने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन हमारे देश में स्टार्ट कर दिया है। माइक्रॉन यूएसए की कंपनी जो है वो हमारे देश में सेमीकंडक्टर सेक्टर में, चिप मेकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाली हैं। और अमेरिकन कंपनीज जो है वो चाहती हैं कि इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ा नाम बने, और चाइना का एक सब्सटीट्यूट या फिर चाइना से भी एक अच्छा ऑप्शन जो क्रिएट हो सकता है, दैट इज़ इंडिया। क्योंकि एटलीस्ट इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक देश तो है, चाइना इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट। तो चाइना में डिसीजन जो है वो एक पार्टी लेती है, हमारे देश में डिसीजन जो है वो रूल बेस्ड होता है कंपेयर टू चाइना। तो ये यूएसए के लिए एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। इन्वेस्टर के लिए भी अच्छी बात है कि एटलीस्ट रूल ऑफ लॉ जो है उनको फॉलो किया जाएगा। आपने रूल बनाए तो रूल को फॉलो करेंगे। चाइना में ऐसा नहीं है, जैसे जो टॉप लेवल की गवर्नमेंट जो चाहेगी वो चीज़ जो है वो नया रूल बन जाएगी, वहाँ पर ऐसी सिचुएशन है। अब ये जो चाइना में इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज इस प्रकार से आगे आई हैं, चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और गैजेट्स, ये सारी चीज़ें आगे आई बिकॉज वेस्टर्न फर्म ने, यूएसए की कंपनीज ने उस समय पर उनका हैंड होल्डिंग किया, सारी चीज़ें उनको सिखाई। और क्वालिटी डेवलप करने में भी एप्पल जैसी कंपनीज ने बहुत मेहनत की, और चाइना जो है वो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स जो है वो क्रिएट करने लगा। अब यूएसए जो है वो चाइना के चिप प्रोडक्शन पर कंट्रोल लाना चाहता है, एक ब्रेक लगाना चाहता है, और इसी वजह से अपने कुछ नए रूल्स बनाए। और इस रूल की वजह से ही ऐसा हुआ है कि आईफोन प्रो मैक्स का प्रोडक्शन जो है वो चाइना में नहीं होगा, वो हमारे देश में होगा लेकिन चाइना में नहीं होगा, क्योंकि कुछ लेवल की 15 nm की चिप जो है उससे छोटी चिप जो है वो चाइना में प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ऐसा यूएसए ने रूल बनाया है। और इसकी वजह से आईफोन 15 प्रो मैक्स में 3 नैनोमीटर की चिप आएगी, तो ये इंडिया में प्रोड्यूस होगी। तो यू कैन सी कि अब धीरे धीरे एक बहुत बड़ा शिफ्ट जो है ग्रास रूट लेवल पर भी हमें देखने को मिल रहा है। अब भारत को क्या करने की ज़रूरत है, राइट। भारत को जो आर्बिट्रेज है मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में, राइट, इसमें बेसिकली ऐसा है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, राइट, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, कुछ दूसरे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, कुछ ऐसे क्षेत्र बनाए हैं। तो वहाँ पर टैक्स जो है उसका डिफरेंस है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग टैक्स की रेजीम है हमारे देश में। तो ये चीज़ें ना हो, तो ये आर्बिट्रेज जो होता है कि मैन्युफैक्चर जो है वो अगर यहाँ पर प्रोडक्शन करेगा तो टैक्स में, तो लेट्स से 10%, दूसरी जगह पर करेगा तो 15%। तो ये जो टैक्स में डिफरेंस है तो वो उसका प्रॉफिट पर, डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट पर इम्पैक्ट करेगा। तो ये जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें हैं, इसको सिंक करने की ज़रूरत है, राइट। एक ही टैक्स होना चाहिए, हर जगह पर एक टैक्स, इस प्रकार की एक सिचुएशन क्रिएट करने की, यूनिफाइड टैक्स जिसको कहते हैं, वो करने की ज़रूरत है। फिर हमें उन्हीं देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहिए जिनके साथ हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो। उन जगहों पर जहाँ पर हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहिए। दिस इज नंबर 2। नंबर 3 इज़
डोमेस्टिक लॉज, डिजिटल ट्रेड, लेबर, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ों के जो रूल्स हैं उनको और ज़्यादा रोबस्ट बनाने की ज़रूरत है। नंबर 4 इज़, अगर यूरोपियन यूनियन जो है वो हमारे ऊपर क्लाइमेट टैक्स लगा रहा है तो फिर हमें भी उन पर इस प्रकार के टैक्स लगाने की ज़रूरत है। जैसे यूएसए, ट्रंप साहब की सरकार ने हमारे ऊपर स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगाया था ना, तो भारत ने भी फिर यूएसए की बहुत सारी चीज़ों पर टैरिफ लगा दिया था, तब जाकर यूएसए जो है वो थोड़ा शांत बैठा। तो वही चीज़ हमें ईयू के साथ करने की ज़रूरत है। फिर कस्टम्स ड्यूटी जो है वो कम करने की ज़रूरत, खास करके रॉ मटेरियल जो हम इंपोर्ट करते हैं उन पर, ताकि हमारी छोटी जो कंपनीज हैं उनको फ़ायदा हो, प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। स्ट्रीमलाइन एक्सपोर्ट कंप्लायंस बाय इंप्लीमेंटिंग ए सिंगल विंडो सिस्टम थ्रू द क्रिएशन ऑफ नेशनल ट्रेड नेटवर्क। एक नेशनल NTN क्रिएट कीजिए और एक्सपोर्ट जो है उसमें जो भी बाधाएं हैं एक्सपोर्ट को और ज़्यादा सरल बनाइए। एड्रेस एनर्जी इंपोर्ट्स बाय फोकसिंग ऑन डोमेस्टिक ऑयल एक्सप्लोरेशन। हमारे देश में हम इतना ज़्यादा 85% जितना ऑयल इंपोर्ट करते हैं ना, 80-85% जितना, तो हमारे यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लोर करें हम, और सेडिमेंट्री बेसिन्स जहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, पत्थर हैं जहाँ पर सेडिमेंट्री, तो वहाँ पर एक्सप्लोरेशन किया जाए। और अगर यहाँ से ही तेल निकलता है तो फिर कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, राइट, ऑयल का इंपोर्ट कम होगा, इंटरनेशनल बिल हमारा कम हो जाएगा। और नॉन टैरिफ बैरियर्स जो हैं उनको हटाने की कोशिश भारत को करने की ज़रूरत है। तो ये सारे कुछ 8 सजेशंस दिए गए हैं। तो ग्लोबल ट्रेड में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, तो भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको उस हिसाब से अलाइन करने की ज़रूरत है। और यूएसए और दूसरे जो यूरोपियन यूनियन के जो क्षेत्र हैं तो इनके साथ मिलकर हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स हमारा जो इंटरेस्ट है उसको हमें सबसे ऊपर रखना पड़ेगा, और वो हम वही करेंगे, इज इट, ऑफ कोर्स वही करेंगे, और यही करते हैं। हर एक देश जो है वो, अलग अलग देश जो है वो इसी चीज़ को फॉलो करते हैं, और हम भी यही करते हैं। अब बात करते हैं टेकिंग ए जायंट लीप फॉर ए न्यू एथिक्स इन आउटर स्पेस। इंडिया मस्ट सेट द पेस फॉर वर्ल्ड्स एजेंडा ऑन द मून। गोपाल कृष्ण गांधी साहब ने ये आर्टिकल लिखा है, राइट, वो गवर्नर भी थे, डिप्लोमेट भी थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है उन्होंने ये। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये हमारा इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है ह्यूमन बीइंग्स का। कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो हमारे अंदर इनबिल्ट है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो है वो भी हमारे अंदर इनबिल्ट है। उसका बेस्ट एग्जांपल है 1910 से 12 के बीच में 2 व्यक्ति, स्कॉट जो है, ये स्कॉट इज़ अ वेरी फेमस सरनेम ऑफ यूके, राइट। जैसे हमारे यहाँ पर शर्मा, पटेल, अग्रवाल, सिंह एक्सेट्रा है, वैसे एमुंडसेन जो है ये कोई बंगाली सरनेम नहीं है, राइट, सैन है पीछे। तो एमुंडसेन जो है इट इज़ वेरी फेमस इन नॉर्डिक कंट्री। ये एक वहाँ की एक फेमस सरनेम है नॉर्वे की, राइट, नॉर्वे। और जहाँ तक मुझे पता है नॉर्वे, स्वीडन में भी ये एमुंडसेन जो है वो बहुत ही फेमस सरनेम है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं स्कॉट जब कहूँ तो आपको पता होना चाहिए कि हम यूके की बात कर रहे हैं, और एमुंडसेन की बात कर रहे हैं तो रिमेंबर हम नॉर्वे की बात कर रहे हैं, ठीक है। बस यही एक रीज़न था, इसके लिए मैंने आपको ये बोरिंग सा एग्जांपल दिया। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन, लेट्स फोकस ऑन दिस वन। तो ये जो एमुंडसेन हैं ये पहले नॉर्थ पोल जाने वाले थे, स्कॉट तो साउथ पोल ही जाने वाले थे। ये उस समय की बात है जब कोई भी साउथ पोल नहीं गया था। तो एमुंडसेन जो हैं उन्होंने जब पता चला कि कोई अमेरिकन व्यक्ति जो है वो नॉर्थ पोल पहुंच गया, अमेरिकन या फिर कोई कैनेडियन व्यक्ति नॉर्थ पोल पहुंच गया, फिर उसने कहा कि भाई चलो छोड़ो, वहाँ पर कोई चला गया है तो अब वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, साउथ पोल की तरफ आगे बढ़ते हैं। साउथ पोल हम जाएंगे, टीम लेकर जाएंगे, और वहाँ पर सबसे पहले कदम रखने वाले हम बनेंगे। दूसरी तरफ स्कॉट जो है उनका भी यही सपना था, उनको पता नहीं था, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों के बीच में एक रेस जो है वो स्टार्ट हो गई, और उसके बाद शायद उनको पता भी था कि दोनों जो है वो रेस में है, कौन पहले पहुँचेगा। तो ये चीज़ जो है वो स्टार्ट हुई 1911 में, ये रेस स्टार्ट हुई, और फाइनली जो नॉर्वे की टीम है वो जीत गई, नॉर्वे वहाँ पर पहुँच गया, और स्कॉट की टीम जो है वो पेरिश हो गई बिकॉज ऑफ फाउल वेदर, वो फंस चुके थे इस फाउल वेदर में। तो एमुंडसेन जो है उन्होंने ऑफ कोर्स मीन्स जितने भी आप एक्सप्लोरेशन की हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें उनका नाम आपको पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे करके नॉर्वे, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चिली, फ्रांस, न्यूजीलैंड, यूएसए, बहुत सारे देश जो हैं यहाँ पर एंटार्क्टिका में पहुँच गए, राइट। और धीरे धीरे करके यहाँ पर बहुत सारे सेंटर्स स्थापित कर दिए।
फिर 1959 में एंटार्क्टिका ट्रीटी हुई, या नेगोशिएट हुई, और उस समय पर यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे आइजनहोवर, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर हम एटॉमिक एक्सपेरिमेंट कर सके। अर्जेंटीना ने कहा कि भाई नहीं, एटॉमिक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर नहीं हो गया, और बहुत नेगोशिएशन हुआ और फाइनली यूएसए मान गया कि चलो यहाँ पर हम एटॉमिक, एंटार्क्टिका में एटॉमिक इस प्रकार की जो टेस्ट है वो यहाँ पर हम नहीं करेंगे, राइट। फिर यह तय हुआ कि डीमिलिटराइजेशन होगा यहाँ पर, और फ्रीडम ऑफ रिसर्च दी जाएगी, राइट। किसी भी देश का कोई यहाँ पर टेरिटोरियल क्लेम जो है वो नहीं करेंगे, न्यूक्लियर टेस्ट नहीं होगी, मिलिट्री ऑपरेशंस यहाँ पर नहीं होंगे, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर नहीं किया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 54 पार्टीज टू ट्रीटी विद 29 कंसल्टेटिव स्टेटस। ऐसे 29 स्टेट्स हैं जिनको कंसल्टेटिव स्टेटस मिला, और 54 देशों ने इस ट्रीटी पर साइन की है। आज 66 साइंटिफिक स्टेशन है वहाँ पर। 4000 लोग समर के टाइम पर होते हैं, 1000 लोग जो है वो विंटर के टाइम पर होते हैं एंटार्क्टिका में, राइट। अब ये चीज़ हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आउटर स्पेस में भी इसी प्रकार की एक रेस जो है वो हमें देखने को मिल रही है, और स्पेस का इस्तेमाल आर्म्स के लिए ना हो। वी डोंट वांट टू यूज स्पेस एज ए फिफ्थ डोमेन ऑफ बैटल, राइट, कि कन्फ्रंटेशन के लिए फिफ्थ डोमेन के तौर पर इसका इस्तेमाल हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मून एग्रीमेंट हुआ था 1979 में कि चांद जो है इसका पीसफुल और नॉन डिस्ट्रप्टिव इस्तेमाल किया जाएगा, और फिर धीरे धीरे चीज़ें अब एज वी नो के एक रेस लगी हुई है, बहुत सारे देश वहाँ पर पहुँचना चाहते हैं। अभी चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च किया गया, तो अब भारत वहाँ पर पहुँचा है, तो भारत को एक नई पॉलिसी क्रिएट करने की ज़रूरत है कि हम इसका इस्तेमाल जो है वो कोलैबोरेटिव पर्पस के लिए करेंगे। कॉलोनियल या फिर यहाँ पर कॉलोनी बनाने की बात नहीं है, राइट। और मून एग्रीमेंट जो है इसको और ज़्यादा एक्सपांड करने की ज़रूरत है, इसमें और ज़्यादा एथिक्स ऐड करने की ज़रूरत है कि चांद जो है या फिर आउटर स्पेस जो है इसका इस्तेमाल मिलिट्री के लिए नहीं होगा, ये नॉन मिलिटराइजेशन के लिए ही इसका इस्तेमाल होगा। इसके साथ साथ हर एक देश जो है वो रिस्पॉन्सिबली चांद जो है या फिर आउटर स्पेस जो है उसका इस्तेमाल करेगा, और कोई भी पावर स्ट्रगल जो है वो हम नहीं करेंगे। देखिए, एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि पृथ्वी की जब बात है तो हम इंडिया, कोई यूएसए, मीन्स कोई इंडियन है, कोई अमेरिकन है, कोई कैनेडियन है, कोई साउथ अफ्रीकन है, ये अलग अलग हमने टैग्स अपने अपने लगा लिए हैं। लेकिन एटलीस्ट जब हम पृथ्वी के बाहर निकले तब तो हम एक ह्यूमन बीइंग की तरह सोचेंगे। मीन्स अनफॉर्चुनेटली ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि पृथ्वी पर रहते हुए भी हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हम एक इंसान हैं। तो चलो एटलीस्ट हम यहाँ नहीं कर पा रहे फॉर वेरियस डिफरेंट रीजंस, लेकिन पृथ्वी के बाहर जब बात आए, राइट, तो एटलीस्ट उस समय पर तो हमें एज ए ह्यूमन बीइंग सोचना चाहिए ना। और मैंने कई बार ये चीज़ आपको बताई है, आपको याद होगा कि स्पेस में जो भी तरक्की होती है, राइट, तो ऐसा नहीं है कि वो नासा की तरक्की है या फिर वो इसरो का अचीवमेंट है, राइट। पृथ्वी पर से यही चीज़ लगती है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये ह्यूमैनिटी की तरक्की है। एक समय था जब गुफा में रहते थे हमारे फोर फादर्स, और आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये एक जॉइंट धरोहर है हम सबकी, और इसीलिए वासुदैव कुटुंबकम जो है वो काफ़ी लॉजिकल साबित होता है। पूरी इकोसिस्टम जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। इस विषय पर ये वासुदैव कुटुंबकम जो है वो कितने अलग अलग एंगल पर काम आ सकता है, इसके बारे में सोचिएगा, राइट। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। क्लाइमेट चेंज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें आप मेडिकल साइंस, फूड प्रोडक्शन, इकोनॉमी, फिर सोसाइटी की कुछ बातें करें तो इक्वालिटी, फेयरनेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो ऐसे अलग अलग एंगल से इसको सोचने की कोशिश कीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नगेट्स फॉर यू गाइस। और जाने से पहले एक सरप्राइज है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अभी कुछ मंदिरों को ऐड किया गया है। इसमें बेलूर, हालेबिद और सोमनाथापुर टेम्पल्स शामिल है। ये कर्नाटका में है, ठीक है। तो ये किस एम्पायर ने, कौन से राजा ने या फिर किस एम्पायर ने इसको क्रिएट किया था? होयसलास ने क्रिएट किया था, कदम्बाज, विजयनगरा या फिर चालुक्य? राइट आंसर क्या है बताइए कमेंट सेक्शन में।
फिर दूसरा प्रश्न यह है कि हमारी जो पुरानी पार्लियामेंट है ना, सर्कुलर पार्लियामेंट, तो उसका नाम क्या सजेस्ट किया गया है? 4 ऑप्शन है: संसद, संविधान संसद, संसद, संविधान सदन, संविधान संसद या फिर संसद सदन। ये 4 नाम हैं। एस 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 एस। कंफ्यूजिंग इसमें कुछ नहीं होना चाहिए। जो भी आंसर है उसको अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। ये भी प्रश्न इजीली पूछा जा सकता है। 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस, कल मैंने एक वीडियो बनाया था, स्टडी ग्लोज पर हमने लॉन्च किया था और उसमें मैंने 5 आइज के बारे में बात की थी। तो ये 5 आइज जो हैं, तो इसमें एक तो न्यूजीलैंड है, एक ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, यूके है। तो 5वां देश जो है वो कौन सा है? इंडिया, कनाडा, जर्मनी या फिर चाइना? Stick the right answer in the comment section. And that's basically everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for your love and support. और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको इस सीरीज़ के बारे में पता नहीं है, राइट? और ये हकीकत है। बहुत सारे, मीन्स व्हेन आई से बहुत सारे, मैं एक्सैजरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कहूँगा कि 50,000 जितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इस सीरीज़ के बारे में पता नहीं है। You agree with it? I'm sure you do. तो उन तक पहुंचने का एक ही रास्ता है और वो है आप लोग, राइट? इसमें कोई मार्केटिंग या फिर इसमें कोई भी प्रमोशंस जो हैं वो काम नहीं आएंगे। द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एडवर्टीजमेंट दे दोगे, फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब एक लेजिट स्टूडेंट, एक सिंसियर स्टूडेंट जब दूसरे सिंसियर स्टूडेंट को रेकमेंड करेगा, तभी वो स्टूडेंट जो है वो इसको ज्वाइन कर सकता है, वरना कोई भी फंडे जो हैं वो काम नहीं आते हैं। एंड ये मैं अनुभव से भी कह रहा हूँ और ये मैं चीज़ें, आप थियरी भी देख लीजिए, अनुभव भी देख लीजिए, राइट? प्रैक्टिकल ये बात है। तो आपसे बस एक ही बात करनी है और वो ये है कि इस सीरीज़ को एवरी सिंगल डे शेयर ज़रूर कीजिएगा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो है वो, एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। एंड आई एम श्योर आप क्यूरियसली एजुकेशन को कभी भी निराश नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज़ योर फैमिली, राइट? ये आप ही की सीरीज़ है और आपके कहने पर ही इसको रीस्टार्ट किया गया है। तो प्लीज़ डू शेयर इट एज मच एज यू कैन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।